हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करें, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये कुछ पार्ट्स में आएगा, थोड़ा लंबा है, इस पर एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा बनते हैं। और आज पार्ट 1 है, सेक्शन 39 से 48 कवर है इसमें, और टोटल 20 क्वेश्चंस है। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स पे एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लेना, वहाँ पे प्लेलिस्ट है और वहाँ पे जाके आप देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which section of Motor Vehicle Act 1988 deals with the necessity of registration? तो नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसको सेक्शन 39 पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आप याद रखना, जैसे नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस था वैसे ही नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट, हु इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें से किन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि व्हीकल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड फॉर डिफेंस पर्पस। नहीं, इनको भी ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन कराने की। फ़र्क ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन कोई और करता है। जैसे हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन है, हम लोग की नॉर्मल गाड़ी, वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी करती है, लेकिन इन लोग का एक अथॉरिटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, वो करती है। जैसे उनका लाइसेंसिंग भी अलग होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, नहीं, इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। मोटर व्हीकल इन द पोसेशन ऑफ डीलर और मैन्युफैक्चरर, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। बस इन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट से ये लोग काम चलाते हैं, और जब तक ये कस्टमर को बेच ना दे तब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ही। नेक्स्ट है, एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल बी मेड टू। पहला ऑप्शन है द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन द स्टेट इन विच ही रिसाइड्स ओनली, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन द स्टेट इन विच ही कैरीज ऑन बिजनेस वेयर द व्हीकल इज केप्ट ओनली। तीसरा है द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन विच ही रिसाइड्स और हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर द व्हीकल इज नॉर्मली केप्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप जहाँ पे रहते हो या फिर जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे व्हीकल नॉर्मली केप्ट रहता है। इन दोनों में से किसी एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी, मतलब इस दोनों जगह में से जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन है, उस रिस्पेक्टिव रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। चौथा ऑप्शन है एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन द स्टेट रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी में भी नहीं कर सकते, बस ये दो में कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। Where a motor vehicle is jointly owned by more persons than one, the application for registration, ठीक है। यहाँ पे अगर एक गाड़ी है, उसमें एक से ज़्यादा ऑनर है, मतलब दो तीन, सपोज करिए दो तीन आदमी मिल के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो उस केस में शैल बी मेड बाय ऑल थ्री एंड ऑल थ्री विल बी डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ मोटर व्हीकल। ये आप सारे ऑप्शंस पढ़ लेना। इसमें करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ कि सी होगा। इसमें दिया है जैसे कि शैल बी मेड बाय ऑल थ्री, नहीं ऐसा नहीं होता। सारे, मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, उसमें ऐसा नहीं कि तीनों का नाम होगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक का नाम होता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें एक ही आदमी का नाम होता है और उसी को ऑनर गिना जाता है। तो अगर तीन आदमी मिल के जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उनमें किसी एक का को अपना नाम देना पड़ेगा, और मोटर व्हीकल एक्ट के लिए, एक्ट के तहत वही उसका ऑनर होगा, ठीक है। ये आंसर होगा कि शैल बी मेड बाई one of them on behalf of all the owners and such applicant shall be deemed to be the owner of the motor vehicle। ये ऑप्शन सही है। jointly owned vehicles are not prohibited to be registered, नहीं ऐसा नहीं है, करा सकते हो रजिस्ट्रेशन, बस किसी एक को आगे आके एज ए ऑनर अपना नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप याद रखना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। An application for registration in the case of new motor vehicle which is being registered in the same state in which dealer is situated shall be made by। तो इसका आंसर है डीलर। अगर सेम स्टेट, अगर आपने एक नई गाड़ी खरीद रहे हो और सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो जहाँ से आपने ख़रीदा है, तो जो डीलर होगा उसकी जिम्मेदारी है कि आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराए, फिर वो आपको डिलीवर करेगा। उसमें आपको जाके कराने की ज़रूरत नहीं है। इस जब सेम स्टेट हो और सेम स्टेट में रजिस्टर कराना हो और उसी स्टेट से आपने ख़रीदा हो, तो उस केस में डीलर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह यहाँ पे पूछा है कि एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ न्यू मोटर व्हीकल विच इज़ बीइंग रजिस्टर्ड इन ए स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच डीलर इज सिचुएटेड, ठीक है। आपने एक स्टेट से ख़रीदा और दूसरे स्टेट में जाके आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो उस टाइम डीलर तो किसी और स्टेट का हो गया,
तो उस टाइम आपकी जिम्मेदारी है कि द ऑनर ऑफ द व्हीकल, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जाके रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, तो ये आप ये नॉर्मल सा डिफरेंस आप याद रखना कि अगर सेम स्टेट से खरीदे हो, सेम स्टेट में रजिस्टर करवा रहे हो तो वो डीलर करवाता है नई गाड़ी के केस में, और अगर एक स्टेट से खरीदे हो नई गाड़ी दूसरे स्टेट में जाकर रजिस्टर करवा रहे हो तो उस टाइम आपकी जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन करवाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड नॉट रिन्यूड। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इश्यूएंट, एक सेकेंड, हाँ फर्स्ट टाइम की बात करिए, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराते हो उसकी शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ, तो ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कितनी होती है, तो पहला ऑप्शन है 15 ईयर्स फॉर एनी मोटर व्हीकल, दूसरा है 15 ईयर्स फॉर मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 15 ईयर्स बोल रहा है और ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 5 साल बोल रहा है। इसी तीसरा ऑप्शन है 15, 10, 20, 10। तो इसका राइट आंसर है ए। जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराते हो तो कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या नॉन ट्रांसपोर्ट हो, सबकी वैलिडिटी 15 ईयर्स तक रहती है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि ट्रांसपोर्ट के लिए अलग है नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। वो जब आप रिन्यू कराते हो तब अलग केस हो जाता है, फर्स्ट टाइम में सबका सेम होता है 15 ईयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, on receipt of an application for renewal of certificate of registration the registering authority renews the certificate of registration for a period of। ठीक है, यहाँ पर रिन्यूअल की बात आ गई, यहाँ पर रिन्यूअल होता है, तो मैंने बताया था कि रिन्यूअल के केस में अलग हो जाएगा। जब आप सर्टिफिकेट रिन्यू कराते हो तो उस टाइम 5 ईयर्स फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल आफ्टर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ये सही बात है। अब जब आप नॉन ट्रांसपोर्ट का रिन्यूअल कराते हो तो आपको पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देना पड़ेगा, उसके बाद जो रिन्यू होगा वो 5 साल के लिए होगा। सेकेंड ऑप्शन है विदाउट, नहीं सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस आपको ज़रूरी है देना। थर्ड ऑप्शन है 5 ईयर्स फॉर बोथ ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एक बात बता दूं मैं कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए कुछ अलग कंडीशन है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के कंडीशन में जब रिन्यू कराते हो तो उसका जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी होता है वो को टर्मिनस होता है, को एक्सिस्ट करता है किसके साथ, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के साथ। मतलब आप जब रिन्यू कराने जाते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होगा, नॉर्मली उसका ईयर मतलब वैलिडिटी होगा 1 साल का, तो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा वो भी 1 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे ही एक्सपायर होगा तो आपको वापस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना पड़ेगा, उसके बाद वापस आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसी के हिसाब से रिन्यू होगा। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो एक्सिस्ट करेगा किसके बेसिस पे, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस पे। ऐसा रूल है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए फिक्स 5 साल के लिए आपका वो हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा जब आप एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड कर दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना ट्रांसपोर्ट व्हीकल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया उसी हिसाब से जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि राहुल अप्लाइज फॉर द रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, रिन्यूअल के लिए इसने अप्लाई किया है फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड इस एप्लीकेशन इज अकम्पेनिड बाय सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ठीक है, उसने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया, इसकी वैलिडिटी थी 1 ईयर। तो उस केस में द रजिस्टरिंग अथॉरिटी रिन्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ए पीरियड ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया था दोनों एक दूसरे को एक्सिस्ट करता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस पे। तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की वैलिडिटी 1 साल है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी भी 1 साल होगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेट, ए स्पेशल स्टेट अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड वेयर ऑन द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल द रजिस्टरिंग अथॉरिटी रिन्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। द स्टेट इज़, ठीक है, हम लोग ने अभी पहले पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराते हो तो वो डिपेंड करता है आपके फिटनेस सर्टिफिकेट पे। लेकिन इस रूल से एक स्टेट को एग्जेम्प्ट किया गया है। वो कौन सा स्टेट है, वो है राजस्थान। राजस्थान में अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल का रिन्यूअल कराने जाते हो तो उस टाइम भी सेम जैसे नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, उसमें भी यहाँ पे भी सेम होगा कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देना पड़ेगा, उसके बाद आपका 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, एग्जाम्पशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ये स्टेट अमेंडमेंट निकला था स्पेशली राजस्थान के लिए। विच सेक्शन डील्स विथ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, तो इसका आंसर है सेक्शन 43। इम्पॉर्टेंट है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड शैल बी वैलिड फॉर एन इनिशियल पीरियड, शुरू में कितने पीरियड के लिए वैलिड होगा, तो इसका आंसर है 6 मंथ्स। मैं आप एक बात बता दूं, मोटर व्हीकल एक्ट में
मोटर व्हीकल एक्ट में वहाँ पे उसने 1 मंथ लिखा है जब आप पढ़ोगे, लेकिन CMVR में कुछ चेंजेस आए थे। मुझे लगता है मोटर व्हीकल एक्ट में इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया। CMVR में अभी एक रूल आया था, उसके हिसाब से अगर आप टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन कराते हो फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम आपकी वैलिडिटी हो जाएगी 6 मंथ्स के लिए। लेकिन फिर आप इसके बाद एक्सटेंड कराते हो अपना टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन, तो वो एक्सटेंशन होता है 1 मंथ के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखना। इनिशियली 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा, उसके बाद जब आप एक्सटेंशन कराओगे तो वो 1 मंथ के लिए एक्सटेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन आफ्टर इनिशियल टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी क्वेश्चन नंबर 12 में कि आप टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन करवा दिए, फिर उसका आप एक्सटेंशन करवा रहे हो वापस, तो उस केस में जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसकी वैलिडिटी होगी 1 मंथ। ठीक है, 6 मंथ, फिर आप एक्सटेंशन करा रहे हो तो फिर 1 मंथ। नेक्स्ट है वन कैन अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन फॉर मैक्सिमम। इसका आंसर है 2 टाइम्स। आपने फर्स्ट टाइम टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया 6 मंथ्स के लिए, इसके बाद आप 2 बार ही एक्सटेंशन करवा सकते हो, और दोनों बार इसका एक्सटेंशन होगा वो 1 मंथ के लिए होगा, फिर 1 मंथ के लिए होगा। तो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 8 मंथ्स के लिए आप कर सकते हो टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद दो बार के बाद एक्सटेंशन अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, अप्लाइंग आफ्टर डैश टाइम फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन वन हैज़ टू पे पेनल्टी। तो इसका आंसर है फर्स्ट टाइम। आपने इनिशियल टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया 6 मंथ्स के लिए, उसके बाद वापस एक बार एक्सटेंशन करवाने गए तो 1 मंथ के लिए हो गया, तो ये फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन हो गया, फर्स्ट टाइम। और मैक्सिमम हम लोग 2 बार ही करवा सकते हैं, उसके बाद आप वापस एक बार और करवा सकते हो 1 मंथ के लिए, तो ये हो गया सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम के बाद अगर आप सेकेंड टाइम एक्सटेंशन करवाने जाते हो तो इस केस में आपको पेनल्टी देना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड टाइम जब आप करवाते हो एक्सटेंशन, लेकिन अभी पूछा क्या गया है आफ्टर डैश टाइम, तो फर्स्ट टाइम के बाद होगा। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट टाइम आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा सेकेंड टाइम करवाने के लिए। ये वर्ड्स पे आप कंफ्यूज मत होना, आफ्टर पूछा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। A motor vehicle sold by an authorized dealer shall also be required production before the registering authority for the purpose of registration for the first time। ये गलत स्टेटमेंट है। अगर किसी ऑथोराइज्ड डीलर से गाड़ी खरीदते हो, मतलब अगर डीलर को आपको वो ऑथोराइज्ड डीलर है और उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो एकदम ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उसको जाके रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सामने ऐसे रखना हो, दिखाना हो रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ए मोटर व्हीकल सोल्ड बाय एन ऑथोराइज्ड डीलर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, हाँ ये सही है। प्रोडक्शन बिफोर द रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है सही है। ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड शैल बी इफेक्टिव थ्रू आउट द रिस्पेक्टिव स्टेट, नहीं ये गलत है, पूरे इंडिया में ये इफेक्टिव रहता है। आप एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में आप करवा लिए रजिस्ट्रेशन, तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 और 4, आंसर है 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 17 है, when a motor vehicle registered in one state has been kept in another state for a period exceeding dash, the owner of the motor vehicle shall apply to the registering authority within whose jurisdiction the vehicle then is for the assignment of new registration mark। मैंने अभी बताया कि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो एक स्टेट में, तो आप इंडिया में कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन एक लिमिट है कि आप दूसरे स्टेट में कुछ टाइम पीरियड तक ही रख सकते हो। अगर उससे ज़्यादा के लिए रखते हो तो आपको वापस से उस जहाँ पे आप रखे हो वहाँ के रजिस्टरिंग अथॉरिटी पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दैट एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए। तो इसका एक लिमिट है कितने दिन तक आप दूसरे स्टेट में रख सकते हो, तो उसकी जो इसका आंसर है वो है 12 मंथ्स। 12 मंथ से आप ज़्यादा रखते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 12 मंथ जैसे आप 10 मंथ के लिए रख रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है दूसरे स्टेट में। अगर आप 10 मतलब 12 से कम के लिए रख रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए फॉर द असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना। विच सेक्शन डील्स विथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना सेक्शन 48। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट।
NOC is needed when a person is applying for new registration mark under section 47 assignment of new registration mark on removal। हाँ, आप दूसरे स्टेट में ले जाते हो और 12 मंथ से ज़्यादा के लिए रखते हो तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ के रजिस्टरिंग अथॉरिटी में एक नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए। तो वो आपसे एक NOC मांगेगा, तो उस टाइम NOC की ज़रूरत होती है। NOC is needed where the transfer of motor vehicle is to be effected in a state other than the state of registration। हाँ, ये भी सही बात है। अगर आप गाड़ी किसी को बेचते हो और जिसको बेच रहे हो वो किसी और स्टेट में है तो आपको एक NOC आपको देना पड़ेगा रजिस्टरिंग अथॉरिटी में, ये उस टाइम भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो मेनली यही है कि दूसरे स्टेट में आप कहीं चले गए किसी काम से, मतलब चाहे आप गाड़ी रखे हो 12 मंथ से ज़्यादा या फिर किसी को बेच रहे हो जो दूसरे स्टेट में है, तो उन दोनों केस में NOC की ज़रूरत पड़ती है। एन एप्लीकेशन फॉर NOC इज मेड टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी बाई विच द व्हीकल वाज रजिस्टर्ड। हाँ, ये भी सही है। जहाँ भी आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड थी वहाँ पे आपको NOC के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। ऑन एप्लीकेशन फॉर NOC द रजिस्टरिंग अथॉरिटी मे विद इन 30 days कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट दैट इट हैज़ ग्रांटेड और रिफ्यूज। हाँ, ये भी सही है। 30 दिन के अंदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को आपको कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा कि आपको उसने ग्रांट किया है या रिफ्यूज़ किया NOC। ठीक है, और 60 days नहीं, 60 days नहीं, 30 days के अंदर। तो इसके आंसर होंगे 1, 2, 3 एंड 4। आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विथ इन ए पीरियड ऑफ 30 days द रजिस्टरिंग अथॉरिटी डज नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट द NOC नॉर डज इट कम्युनिकेट टू द रिफ्यूजल ऑफ टू द एप्लीकेंट। ठीक है, 30 दिन के अंदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को आपसे कम्युनिकेट करके बताना पड़ता है कि NOC उसने दिया या नहीं, या फिर देना पड़ता है, ऐसा कुछ है, रूल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, रूल है ये। अगर फिर भी अगर उसने 30 दिन के अंदर उसने आपको उससे कोई कम्युनिकेट नहीं किया, ना उसने रिफ्यूज़ किया, ना ग्रांट किया है, या फिर कुछ बताया नहीं कि उसने रिफ्यूज़ किया कि ग्रांट किया है, तो इस केस में क्या होता है, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज टू। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऐसा माना जाएगा कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया है, ये गलत है। इसका आंसर होगा द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू हैव ग्रांटेड। जब उसने 30 दिन के अंदर उससे आपने कोई कम्युनिकेट नहीं किया है, ना फिर उसने रिफ्यूज़ किया है, ना ग्रांट किया है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने एक तरह से ग्रांट कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जब उसने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया है तो इस केस में ऐसा माना जाएगा कि उसने ग्रांट कर दिया है आपको NOC। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं जो कि गलती है ऑब्वियसली। द एप्लीकेंट हैज़ टू विजिट रजिस्टरिंग अथॉरिटी एंड वेरीफाई वेर ही हैज़ बीन ग्रांटेड और नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। द एप्लीकेंट हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन अगेन फॉर, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, माना जाएगा कि उसने ग्रांट कर दिया है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है, ये आंसर्स है। क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चंस थे और इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा। होप सो आपको समझ में आया हो और मैंने पहले से बेटर किया हो, आई होप सो। और बस कुछ नहीं, आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी बहुत अभी। और दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।